जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बड़ों का अनुभव। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत ही भावपूर्ण कथा है, कहानी है। तो बड़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और किसी व्यक्ति की आयु जब बढ़ती जाती है, अर्धशत के ऊपर जाने लगती है, तो कुछ लोग यह सोचकर उनका परित्याग करने का गुनाह कर बैठते हैं। और ये मतलब कि हम पर बड़ा बोझ है। ये हम सोचते हैं कि हमारे कुछ काम का नहीं है, हमारे पर बोझ हो जाता है। तो वे ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति की बढ़ती आयु के साथ साथ उनके अनुभव की आयु भी बढ़ती है। उनका व्यवहारिक तजुर्बा हमारे जीवन काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। तो ठीक है, तो हमें यहाँ मतलब कि इस कहानी का यही भाव होता है, सार निकलता है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़े उम्र के लोगों का परित्याग न करके हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलेगी। तो चलिए कहानी पहले पढ़ते हैं। कहानी क्या है कि इचिरो और चिरो नाम के दो भाई थे। ठीक है, और दिन भर वे अपने खेतों में काम करते थे और जब शाम को घर लौटते थे तो उनकी जो सुमी माँ थी, उनकी माँ का नाम सुमी था, मुस्कराते हुए स्वागत करती थी। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद इचिरो और चिरो उदास रहने लगे थे। मतलब कि वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। अब उनके मन में ये था कि वे अक्सर खिड़की से दूर कोहरे के घिरे पहाड़ को देखा करते थे। वे पहाड़ जहाँ पर 70 वर्ष के होते होते वहाँ पर ऐसा रिवाज था कि जब वहाँ के लोग बूढ़े हो जाते थे, 70 के ऊपर हो जाते थे, तो उनके जो बच्चे थे उनको उसी पहाड़ के पहाड़ जो था उसी के पीछे छोड़ आते थे। ठीक है, और यह नियम इस राज्य के राजा रामा ने बनाया था। वहाँ का जो राजा था उसका ये बहुत ही दृढ़ नियम था। और उसके पीछे उसका यह विचार था कि जब बूढ़ों में योग्यता और ताकत खत्म हो जाती है तो बेकार हो जाते हैं वे, और परिवार समाज पे बोझ बन जाते हैं। समझ में आई बात? इसलिए इसको फॉलो करता था। फिर राजा रामा के बनाए इस नियम ने यह बात भुला दी थी कि बूढ़े लोग अपना वर्षों का अनुभव और ज्ञान को अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो ज्ञान कहीं और मिल ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर क्या होता है कि एक शाम सुमी अपने माँ से ने अपने बेटी से कहा कि मेरे बच्चों, आज पूर्णमासी है, आज से 70 वर्ष की हो गई हूँ मैं। ठीक है, और इस राज्य के नियम के अनुसार कल मुझे तुम लोग मुझे पहाड़ पे पहुँचाओगे जहाँ पर उससे कोई लौट कर आता ही नहीं है। तो इचिरो क्या करता है कि मामा कुछ ऐसे शब्द नहीं सुन सकते हैं। कि वो बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आए तो चुस्त दुरुस्त और क्या होता है, बुद्धिमान है, फिर भी कि आपको यहाँ क्यों पहुँचाने जाएं। ठीक है, वो पहुँचाना नहीं चाहता है। सुमी जो चिरो था वो पहुँचाना नहीं चाहता। चिरो और इचिरो दोनों ही बहुत अच्छे बच्चे थे। फिर सुमो ने लेकिन एक डर था कि राजा कहीं अगर जान गया कि अपनी माँ को अभी भी रखा है तो फिर दंड भी देता है। ठीक है, तो सुमी जो बोलती है कि मेरे बच्चों, ये तो इस राज्य का बनाया हुआ नियम है, इसमें से तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते। भला कानून से तुम कि क्या कर सकते हो, छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास कोई और भी तो चारा नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, मन ही मन बोलती है। फिर उसके बाद उसकी माँ उसका मन ही मन बोलती है, सभी कपड़े दुरुस्त करती है, फिर उसके बाद आखिरी खाना भी बनाती है। ठीक है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। ठीक है, अब यहाँ से विदाई का लेने का समय भी आ जाता है। जब सारी बातें वो कर लेती है तो विदाई का भी समय हो जाता है। फिर क्या, तो दोनों भाई अपने माँ को डोली में बैठाकर यात्रा के लिए रवाना हो जाते हैं। और यात्रा काफ़ी लंबी थी। चलते चलते पहाड़ की जो तलहटी में पहुंच जाते हैं वो दोनों। ठीक है, और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं तो सुमी माँ जो है रास्ते के किनारे पर उगे हुए सरगंडों को तोड़कर गिराती जाती है। ठीक है, क्यों गिराती है? क्योंकि ताकि वो उनके जो बच्चे हैं वे कहीं रास्ता न भूल जाएं, और इसी पगडंडी के जो सरकंडा है उसी के सहारे वो अपने रास्ते पर आ जाएं। वो खुद तो उस रास्ते पर वापस आने वाली नहीं थी, पर अपने बेटों के लौटने के लिए रास्ते पर निशानी बनाती जा रही थी, है ना, क्योंकि माँ है ना। सुमी हमेशा की तरह अभी भी अपने बेटों के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे खाएंगे, कैसे, क्योंकि माँ बाप को चिंता होने लगती है, होती है ना। आपके भी मम्मी पापा को चिंता होती है, जितनी भी माँ है सब
लोगों को चिंता होती है, ठीक है। हम लोग को भी चिंता होती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आखिरकार सफ़र ख़त्म हुआ और वे कुहरे की घिरी पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। अब माँ से हमेशा के लिए दूर होने का बड़ा समय आ गया था। अब दुखी होते हुए माँ बोली, जुग जुग जियो मेरे लाडलो, ध्यान रखना, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस लौटना। और इचिरो बहुत उसको उनके लिए आंखों में आंसू लिए लौट पड़ते हैं, रोते हुए आते हैं। और माँ के बिना कितना घर सोना लगेगा, इचिरो बोलता है, सोच सोच के एकदम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जिसने हमें जन्म दिया, तकलीफ उठाकर बड़ा किया, उसी का परित्याग करना पड़ा, कितना भयंकर है, शर्मनाक। दुखी होते हुए भी चिरो बोलता है। दोनों भाई दुख भरी बातें करते रहते हैं। इस तरह अंधेरा हो चलता है, बर्फ़ से गिरने लगती है। उतावलेपन में कि दोनों भाइयों ने छोटे रास्ते से ही निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन अचानक बर्फ़ के फाहे जो घने होने लगते हैं और जोरदार तूफान शुरू हो गया। चिरो व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है और बोलता है कि कैसे अब जाए, जब हम कहाँ जाएंगे। इचिरो रास्ता भटक गया और आगे कोई भी रास्ता नहीं था, ठीक है। आप लोग देखिए, अपनी बुक पे ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि वो बुक से ही देखते रहिएगा और इस कहानी को अपनी बुक से भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी कहानी है। तो ये बर्फ़ से सुन्न हो जाता है। अधबनी सी सुमी माँ झाड़ियों के पीछे पड़ी। अब वो सब उन लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी माँ कैसी होगी, ठीक है। तो चिरो व्याकुल हो जाता है। अब ये चिरो, हम रास्ता भटक गए हैं, कोई रास्ता नहीं है, और निराश होकर वापस पहाड़ी की चोटी पर लौट पड़ते हैं। चिरो फिर अपनी माँ को ढूंढने लगता है, फिर बोलता है, माँ तुम कहाँ हो? तो हम रास्ता भटक गए हैं, कहाँ हो माँ? बर्फ़ से सुन्न अधमरी सी सुमी झाड़ियों के पीछे पड़ी थी और अपने जो बेटे हैं, बेटों की आवाज़ कानों में पहुँचते ही जैसे उसके अंदर जैसे चेतना आ जाती है, जान आ जाता है, ठीक है। तो वो मेरे बच्चे मुसीबत में है, ऐसे माँ उसका दिल धड़कने लगता है, बोलती है कि मेरे बच्चे मुसीबत में है, लगता है कि फिर उन्हें मेरी ज़रूरत है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ी तो उसने अपने दोनों बेटों, उसके बेटे ही थे, ठीक है। तो अब चिरो और माँ को अपने डोले में बैठाया और अपने घर क्यों लेके चल दिया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, माँ को घर ले चलते, कैसे इस हाल में छोड़ सकते हैं, नहीं ना। तो वो दोनों बच्चे अपने माँ को घर में घर ले जाते हैं। दोनों भाइयों ने अपनी माँ को झोपड़ी के जो पिछले वाला जो भाग होता है उसी में छिपा दिया, ताकि गांव वाले सिपाहियों को कुछ पता न चल सके। अब तीनों क्या करते हैं कि तीनों बड़े आनंद के साथ घर में रहने लगते हैं। और एक दिन उस राज्य के राजा रामा ने सभी परिवारों के पुरुषों को बुलवाया और बुलवाते हैं और वहाँ पे कुछ बताऊंगा कि जो तुम सबको करने होंगे, कि उन लोग सबको बुलाया गया, उन लोगों को बताया गया कि कुछ काम करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और नहीं, जो नहीं करेगा उसे जुर्माना देना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि पहला काम यह था कि जो एक शंख बजाओ और जिसके आर पार धागा पिरोया हुआ है। चिरो और इचिरो इस अनोखे काम के बारे में अपनी माँ को बताते हैं। वो जाके घर जाते हैं तो सुमी बोलती है कि यह तो बड़ा आसान काम है। पहले एक चींटी को पकड़ो और उसके पैरों में धागा बांधकर उसे शंख के ऊपर वाले छेद में से अंदर जाने दो, और फिर शंख के जो मुख पर चीनी के दाने रखो। चीनी के चीनी के दानों से आकर्षित होकर जो चींटी है शंख में आ जाएगी और रास्ता बना लेगी, तो धागा भी तो शंख के मुंह में पहुंच जाएगा। और हाँ, अंत में चींटी के पैर में धागा निकालना मत भूलना, ठीक है ना। उसने उसको उन लोगों को राय मशवरा दिया, बताया कि ऐसे करना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि दोनों भाइयों ने माँ के बताए हुए नियम के अनुसार काम किया और अगले दिन राजा के दरबार में पहुँच गए। राजा ने पूछा किस किसने काम पूरा किया है, तो चिरो ने पूरा कर लिया था, आगे तो कोई कर नहीं पाया होगा। पर राजा बहुत कि खूब इचिरो और चिरो की ओर कि यह काम नहीं कर पाए होंगे तो उन्हें जुर्माना भरना होगा, उनकी ओर देख के बोलता है। सब गांव वालों को जुर्माना भरना पड़ा, सारे गांव वालों को जुर्माना भरना पड़ा। फिर अब राजा ने दूसरा काम बताया, लेकिन उन लोगों को नहीं भरना पड़ा। एक ऐसा ढोल बनाओ, ध्यान रखिएगा, देखिए अब राजा ने दूसरा क्या कहा कि एक ऐसा ढोल बनाओ जो बिना बजाए बजता हो। सभी आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा ढोल भला कैसे बज सकता है भैया। तो राजा का बताया हुआ यह काम भी चिरो इचिरो ने जाकर सुमी माँ को बता दिया। कुछ देर सोचने के बाद सुमी बोली, एक अचार का डिब्बा लेकर आओ, उसका ढक्कन
और दूसरी तरफ का पेंदा हटा लो, जिससे वह दोनों जो है मतलब कि खुल जाए, दोनों खुल जाए। और मतलब कि फिर क्या आता है, खुल जाए और इसके ऊपर मतलब कि उसके टुकड़े काट कर उसके दोनों ओर मढ़ दो और दूसरी तरफ बंद कर दो, ठीक है। और कुछ मधुमक्खियाँ अंदर छोड़ दो। यह ध्यान रहे कि राजा को यह ढोल दिखाने के बाद मक्खियों को आज़ाद करना मत भूलना। दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया, पहुंच गए और राजा के दरबार में वो जब राजा ने उत्सुकतापूर्वक मतलब पूछा, तो उन्होंने क्या किया कि उसका क्या किया कि पहुंच गए राजा के दरबार में। हाँ, तो उत्सुकता अनोखे दाल को हाथ में उठाया और मधुमक्खियों को मतलब कि मधुमक्खियाँ जो थी घबरा उठी और चमड़े से मतलब कि टकराने लगती, जिससे जो ढोल था वो अपने आप ठप ठप करके बजने लगता है। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार चमत्कार करके राजा ने चिड़ों को शाबाशी दी। और इस तरह से राजा ने मतलब कि कई काम दिए, सिर्फ चिड़ों अपनी माँ की मदद से कर पाए थे, सफल हुए। और मेरे बताए सारे काम करने और खुशी खुशी चिड़ों को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। खुश होकर बोली चिड़ों, रुकिए महाराज, ठीक है, तो रुकिए महाराज, हम सब अपराध स्वीकार करते हैं। चिड़ों बहुत ही अच्छे बच्चे थे, अच्छे लड़के थे, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी पुत्र थे और बहुत ही सच्चे भी थे, ठीक है ना। तब राजा ने उनको इनाम देने की बात की, तब वो अपने मतलब कि हम लोगों ने की गलती भी की है उसको भी, अब उन लोगों को तो एक मौका मतलब कि बदलना था। ये जो नियम बनाए थे राजा ने, उसको तो उनको चेंज करना था ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, देखते हैं इसके लिए। उन्होंने क्या किया कि इस सम्मान के हकदार हम नहीं बल्कि हमारी सुमी माँ है, जिन्हें हमने अपनी झोपड़ी के पीछे छुपा कर रखा। हालांकि वो 70 वर्ष की हो चुकी हैं और हमने उन्हें पहाड़ पर जाने नहीं दिया। हमने राज्य का कानून तोड़ा है। तो राजा का क्या, तुमने यह नियम तोड़ा है, तब तो तुम्हें सजा दी जाने, मतलब कि तुम वही दिया जाएगा जिसे तुम लायक हो, जिस लायक हो। तुम्हें क्षमादान दिया जाता है। और चिड़ों, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है कि मैं अपने बनाए हुए निर्दयी नियम को रद्द करता हूँ, ठीक है ना। और इचरो कहता है, महाराज कृपा करके इस गांव वालों के दिए हुए जुर्मानों को वापस ले लीजिए, क्योंकि वे बेचारे तो गरीब है ना, से गरीब हो गए हैं। राजा ने कहा कि मैंने न सिर्फ तुम इनके रुपए लौटाऊंगा, बल्कि मैं एक कोष स्थापित करूंगा, जिसकी सहायता से ये अपने बूढ़े माता पिता की अच्छी तरह से परवरिश कर सकें, देखभाल कर सके। राजा ने चिड़ों और इचरो को आदेश दिया और कल अपनी सुमी माँ को लेकर दरबार में हाजिर हो। दोनों भाई फिर उसके बाद दरबार में उपस्थित होते हैं। राजा, सुमी, और तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी से के लिए तुमने जो ममता अपने बच्चों को दी है, उसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। अब से तुम और तुम्हारे लड़के मेरे शाही सलाहकार होंगे। और ये उस दिन से मौत का जो पहाड़ सोना पड़ा है, क्योंकि अब आगे बेटे को अपने माता पिता को वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कहानी का जो भाव निकलता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग समाज और परिवार पर बोझ नहीं बल्कि अनुभवी पथ प्रदर्शक होते हैं, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा बड़ों का सम्मान करना सीखिए, बड़ों की सेवा करना सीखिए, यही हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। जिस तरह से इचिरो और चिरो ने किया, ओके। और शब्द अर्थ याद कर लीजिएगा, बाकी की चीज़ें जो नहीं आएगी पूछिएगा।